वेलकम बैक एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल से। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। जितने भी यूकैरियोट हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं? प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट, एनिमल और फंजाई। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे क्या है? एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। किसके? साइटोप्लाज्म। मतलब जो साइटोप्लाज्म है पूरा, सपोज ये हमारा सेल है और सेल के अंदर ये उसका साइटोप्लाज्म है पूरा। तो ये एकदम प्रॉपर कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसके वजह से? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। कि क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, सबका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, तो वो सिर्फ वहाँ पे वही ऑर्गेनेली जब प्रेजेंट होगा तो वो उसका पोर्शन रहेगा। सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये इतना कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर वेल डेवलप यहाँ न्यूक्लियस होता है, साथ में उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये कंपार्टमेंट अलग अलग कंपार्टमेंट बढ़ गए सबके, इसलिए कहा गया है कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। वहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल पजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। उसके पास एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर है जिसका न्यूक्लियर एनवलप है। In addition, the eukaryote cell have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure. इसके अलावा यूकैरियोट्स के पास क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? ऑर्गेनाइज है क्रोमोसोम्स में। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और क्रोमोसोम्स में क्या मिलेगा? हमारा डीएनए। इस पे होगा हमारा डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हम लिख सकते हैं कैसे मिलता है? न्यूक्लियस पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा डीएनए। तो ये सीक्वेंस है जेनेटिक मटेरियल का। Their genetic material is organized into chromosomes. All the eukaryotic cell are not identical. जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है। प्लांट और एनिमल सेल भी डिफरेंट हैं। जैसे कि फॉर्मर मतलब प्लांट सेल के पास क्या है? सेल वॉल है, प्लास्टिड है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो एनिमल सेल के पास क्या होता है? सेंट्रियोल, जो एब्सेंट होता है इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। सारे प्लांट सेल्स में वो एब्सेंट होता है। क्या? सेंट्रियोल। तो ये यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम अलग अलग इसमें ऑर्गेनेलीज देखेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज इसमें पाए जाते हैं। उससे पहले डायग्राम, ये देखो, ये पूरा प्लांट सेल का डायग्राम दिया हुआ है, क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटास हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पैरोक्सीसोम्स, ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, फिर ये मिडल लेमेला, वैक्यूल, सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल, फिर प्लाज्मा मेम, देखो पहले सेल वॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसका न्यूक्लियर एनवलप, गोल्जी अपैरेटस, ये इसके अंदर का न्यूक्लियोलस, और ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मिलता है न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है? पूरा प्लांट सेल है। ऐसे नीचे एनिमल सेल भी है, ये रहा एनिमल सेल। क्या है? माइक्रोविलाई है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। सेंट्रियोल है, पैरोक्सीसोम है, लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइक्रोविलाइज। ये पहला वाला देखा हमने प्लांट सेल, ये देखा हमने एनिमल सेल। Let us now look at the individual cell organelle to understand their structure and function. अब हम पूरे अलग अलग देखेंगे क्या क्या ऑर्गेनली और क्या क्या इसमें पाए जाने वाले हैं, और क्या क्या उनके स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन।
The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. जो डिटेल स्ट्रक्चर था मेम्ब्रेन का कब पढ़ा गया उसके बारे में पूरा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1950s में। मीनवाइल तब तक सिर्फ केमिकल स्टडी की जाती थी सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली किस पे, ह्यूमन रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को देखते थे। उसने ही साइंटिस्ट को एक बताया पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। These studies show that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. इन स्टडीज़ ने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन मेनली किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी है। मेजर लिपिड्स क्या हैं उसमें, अब लिपिड्स भी प्रेजेंट है। कौन से लिपिड्स हैं लेकिन वहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स हैं दैट आर अरेंज इन अ बायलेयर। और कैसे अरेंज हैं वो, बायलेयर की तरह अरेंज है ऐसे फॉस्फोलिपिड्स हमारे। Also, the lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part. अब देखो ये क्या है इसका पोलर हेड, तो पोलर हेड किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, और जो इसकी टेल है, टेल क्या है, अंदर की तरफ है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी, जो पानी को पसंद ना करे, दैट इज हाइड्रोफोबिक। पानी उसे पसंद नहीं है, पानी से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिक टेल है इसकी। कैसी है, हाइड्रोफोबिक टेल है। वो कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ये ऐसे अरेंज होती है लिपिड बायलेयर, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ, दैट इज पोलर हेड। तो लिपिड बायलेयर, और लिपिड भी कौन से, मेनली फॉस्फोलिपिड्स। This ensure that the non-polar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. और ये अरेंजमेंट क्यों है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारी नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, वो प्रोटेक्ट रहे एक्वस इन्वायरमेंट से। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा वहाँ कोलेस्ट्रॉल भी मिलते हैं। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में और जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की गई, स्टडी की गई, तो उनसे ये रिवील हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स हैं, लिपिड्स हैं, साथ साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ वहाँ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अब जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो वेरी करता है सेल टाइप टू सेल टाइप। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो in human beings the membrane of the erythrocyte has approximately 52% of the protein and 40% of the lipids. तो किसकी मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, इरेथ्रोसाइट की। अभी हमने पढ़ा क्योंकि जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। हम यहाँ कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, RBC, रेड ब्लड सेल, तो उसी का प्रोटीन और लिपिड कंटेंट देख रहे हैं। तो क्या रेशियो होता है, 52% होता है वहाँ पे प्रोटीन और 40% होता है वहाँ पे लिपिड। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि अब कैसे किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाए, मेम्ब्रेन प्रोटीन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल के मतलब से समझ आया जो अंदर की तरफ धसा हुआ हो, पेरिफेरी मतलब जो ऊपर की तरफ बाहरी हो। तो दो टाइप्स के प्रोटीन हो गए कि कैसे उन और किस बेसिस पे कि उनको कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेंट्रल प्रोटीन। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो कहाँ रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं मेम्ब्रेन के। वहीं जो इंटीग्रल प्रोटीन है कहाँ रहते हैं, पार्शियली, आधे या थोड़े बहुत या पूरे ही अंदर मेम्ब्रेन के अंदर पूरे बरीड होते हैं। वो होते हैं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स, और पेरिफेरी वाले ऊपर सरफेस पे पाए जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर दिया है हमारा मेम्ब्रेन का। शुगर मॉलिक्यूल, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये फॉस्फोबायोलिपिड लेयर है इसकी। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और इंटीग्रल प्रोटीन। को इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली और टोटली बरीड, पेरिफेरल प्रोटीन ऊपर की तरफ है। ये लिपिड बायलेयर पूरी अरेंज है हमारी इसके अंदर, लिपिड मॉलिक्यूल। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है इसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। अभी पढ़ेंगे आगे। An improved model of the structure of the cell membrane was proposed by the Singer and Nicholson. किसने दिया था improved model membrane का, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब, 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और इस मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से जाना जाता है। According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement of the protein within the overall bilayer. इसके अकॉर्डिंग जो quasi-fluid nature है लिपिड्स का, इसी की वजह से क्या हो पाता है, लेटरल मूवमेंट हो पाता है प्रोटीन्स का ओवरऑल बायलेयर में। अब जो हमारा क्या बोलते हैं लिपिड है, बायलेयर में अरेंज है, बायलेयर में अरेंज है, इसी की वजह से अब जो प्रोटीन्स हैं तो उनका
मूवमेंट कैसा होगा, लेटरल मूवमेंट होगा, और लेटरल मूवमेंट इसी की वजह से हो पाता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। अब जो लिपिड बायलेयर है उसकी वजह से अरेंज जो है ये हमारी, इसी की वजह से क्या होता है, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट हो पाता है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर मतलब कोई भी चीज़ को मतलब एज अ सॉलिड की तरह काम करना, और उसके जो सेल के कंटेंट है उसे अपने बीच में यहाँ पे ऐसे इंक्लोज कर लेगी, और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र करवाएगी, या तो डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू। तो इसे समझ सकते हैं कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऐसा होता है। इसकी वजह से प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट होता है पूरी ओवरऑल जो लिपिड हमारी बायलेयर है, इसी नेचर की वजह से, और इसी एबिलिटी की वजह से इस मेम्ब्रेन को इस जो है विद इन द मेम्ब्रेन इसको मेजर किया जाता है, इसकी फ्लूइडिटी की कैसे किस तरह से किसी मॉलिक्यूल को ये अलाउ करिए उसमें से जाने के लिए। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of the function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. अभी जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि सेल ग्रोथ कैसी होगी, इन सब में भी फंक्शन है इसके सारे, कि सेल ग्रोथ में और इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने में, सिक्रीशन कराने में, एंडोसाइटोसिस कराने में, सेल डिवीजन कराने में। तो ये फ्लूइड नेचर इन सब चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है अगर इन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। अब वही आया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। वो क्यों कर पा रहे हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर है उसका, क्योंकि वो एज अ सॉलिड की तरह एक्ट करता है, जो भी कंटेंट उनको अंदर ट्रैप करता है, फिर या तो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू उनको मूवमेंट करवा देता है, उनको ट्रांसपोर्ट करवा देता है। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ इसका, The most important function of the plasma membrane is to transport of molecule across it, कि उसके पास से किसी भी मॉलिक्यूल को उसको ट्रांसफ़र कराना, ये उसका क्या है, मेन फंक्शन है। The membrane is selectively permeable to some molecule present on the either side of it। अब कोई भी मॉलिक्यूल एकदम से ऐसे आएगा और नहीं जा सकता, ये सिलेक्टिवली परमेबल है, जिसको ये सिलेक्ट करेगी, जिसको ये अलाउ करेगी वही मॉलिक्यूल यहाँ से पास कर पाएगा। अगर इसने मना कर दिया तो वो मॉलिक्यूल यहाँ से पास नहीं होगा। तो many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport। अब ट्रांसपोर्ट भी तीन टाइप के होते हैं, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड। अब जहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही, मॉलिक्यूल आराम से इसमें से पास करके जा सकता है बिना कोई एनर्जी खर्च करे, उस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे क्या होते हैं जो ऐसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। तो जैसे कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं जिसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, वो आराम से इसे मूव कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, मतलब जितना हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी ऐसे मूव कर सकता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब पानी का मूवमेंट अगर हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। अब जो लिपिड बायलेयर है वो कैसी है, हमारी नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो वहाँ से पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकता, तो उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक कैरियर प्रोटीन की, कि कोई आए, ये क्या है, जैसे ये हमारी लिपिड बायलेयर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा जो भी पोलर मॉलिक्यूल ऐसे पास नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लिपिड बायलेयर कैसी है, इसका नेचर क्या है, ये नॉन पोलर है। अब यहाँ से अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल को पास कराना है तो उसे कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी जो उठा के उसको इधर से इधर ले आए। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है और इसको हमें पास कराना है इसके थ्रू, और कैसा मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकता, तो इसको पास कराने के लिए हमें लगेगा कैरियर। क्या लगेगा, कैरियर प्रोटीन, जो इसको उठा के लेके जाए। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इसका कैरियर प्रोटीन है जो पोलर मॉलिक्यूल को उठाएगा और यहाँ से लेके जाएगा और इसमें से पास करा देगा। तो वही
जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कैरियर प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है पास कराने के लिए। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब क्या वर्ड आ गया कि इनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है उसको फैसिलिटेट कराने के लिए, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। और अगर उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना होगा कि मतलब यहाँ पे तो इसकी कंसंट्रेशन कम है और दूसरी साइड उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये करवाने के लिए भी वहाँ पे एनर्जी खर्च होगी। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ पे कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है लेकिन वहाँ कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो वो होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। लेकिन वहाँ पे कैरियर प्रोटीन की भी आवश्यकता है और एनर्जी भी खर्च हो रही है तो वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ना ही हमने भी सेल मेम्ब्रेन देखा। अब सेल वॉल क्या है, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। अभी हमने जो डायग्राम देखा था सबसे बाहर क्या था, वहाँ सेल वॉल था। कैसा ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, और क्या बनाता है, आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। जैसे ये हमारा सेल है, ये तो ये क्या हुई हमारी सेल वॉल, और ये क्या होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वही an outer covering of the plasma membrane of the fungi and plants. Cell wall not only give a shape to the cell and the protects the cell from the mechanical damage and the infection. ये सेल वॉल का काम से उसको शेप देना ही नहीं है, वो सेल को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, और सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। साथ साथ उसको बैरियर भी देती है ताकि कोई भी अनडिज़ायरेबल मॉलिक्यूल आसानी से यहाँ पे घुस ना सके। तो क्या क्या काम कर रही है सेल वॉल, एक बैरियर का काम करती है, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, प्रोटेक्शन कर रही है, सेल टू सेल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन में करवा रही है, बैरियर देती है ताकि कोई भी अनडिज़ायरेबल मॉलिक्यूल आसानी से अंदर ना आ सके। अब जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, गेलेक्टिन, मैनन एंड मिनरल्स। मिनरल्स में भी कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब चीज़ों की फंजाई की ओ एल्गी की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है। किन किन की बनी है, एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गेलेक्टिन, मैनन्स एंड द मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट्स में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की, पेक्टिन्स की एंड प्रोटीन्स की। द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, जो सेल वॉल है यंग प्लांट सेल की, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी वॉल। और वो ग्रोथ में केपेबल होती है और जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो वैसे वैसे ही वो डिमिनिश होती जाती है। तो the cell wall of the young plant cell, the primary wall, is capable of growth, which gradually diminish as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner towards the membrane side of the cell. जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो वो डिमिनिश होती जाती है जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, और जैसे जैसे वो डिमिनिश होती है, सेल मैच्योर होता है, वो डिमिनिश होती जाती है, और जो सेकेंडरी वॉल है वो इनर साइड मतलब मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स ही बनती जाती है। प्राइमरी वाली डीनेचर होती जाएगी जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाएगा, और उसके अंदर साइड ही क्या बनती जाती है, हमारी सेकेंडरी सेल वॉल बनती जाती है। द मिडल लैमेला इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। जो मिडल लैमेला होती है वो किसका बना है, कैल्शियम पेक्टेट का बना है, जो होल्ड करता है, पकड़ के रखता है, या ग्लू आपस में चिपका के रखता है किन्हें, नेबरिंग सेल्स को। किस कौन करता है, मिडल लैमेला का काम है। जो कैल्शियम पेक्टेट का बना है उसका काम है नेबरिंग सेल्स को ग्लू करके रखना है, साथ में होल्ड करके रखना। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और जो मिडल लैमेला होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं उसके थ्रू जुड़े होते हैं, और उससे क्या होता है जो एक दूसरे का साइटोप्लाज्म नेबरिंग सेल्स का, जैसे एक सेल्स ये है दूसरा सेल ये है, यहाँ क्या है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस हैं, इसने और इसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करवाने में हेल्प करी। किसने हेल्प करी, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस में। और मिडल लैमेला का यही काम है कि नेबरिंग सेल्स को आपस में साथ में रखना। नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमने ये देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उससे पहले देख लेते हैं ये वाली लाइन कि जो यंग सेल वेल होती है उसमें जो यंग प्लांट होता है वहाँ पे प्राइमरी वॉल क्या करती है, ग्रोथ करती है, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वो डिमिनिश होती है, और सेकेंडरी वॉल उसी के इनर साइड ग्रो करती है। मतलब जैसे हमारा अगर ये सेल है तो इसकी 3 लेयर होगी, जैसे सबसे आउटर वॉल इसे कहेंगे प्राइमरी, ये डिमिनिश होती जाएगी जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा, और यहीं पे इसकी तरह ग्रो होगी सेकेंडरी, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल, और उसके अंदर मिलता है फिर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ ऐसे अरेंज होती हैं चीज़ें।
प्राइमरी वॉल केपेबल ऑफ ग्रोथ, ग्रेजुअली डिमिनिश जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, सेकेंडरी वॉल अंदर बनेगी टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अब हम देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, हर एक जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है अलग है अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में, बहुत सारे कंसिडर किए जाते हैं एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। क्यों क्यों करे जाते हैं उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कंसिडर? क्योंकि वो काम करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड द वैक्यूल, ये सब इसके अंदर आता है। Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered as a part of the endomembrane system. अब जितने भी बाकी चीज़ें हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब तो इसके अंदर आ गए ये सब आ गए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। वहीं पे जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम क्यों नहीं आती? क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो कंसिस्ट ही नहीं करता, इनका फंक्शन इनके साथ रिलेट ही नहीं करता, इसलिए वो सिस्टम के अंदर आती नहीं है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ER, electron microscopic study of the eukaryotic cell revealed the presence of a network of reticulum or tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। अब इन्होंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हमें ये पता चल पाया कि जो यूकैरियोटिक सेल है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम या फिर टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क प्रेजेंट है जो पूरा फैला पड़ा है साइटोप्लाज्म में, जिसे कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। क्या कह रहे हैं कि मतलब एक रेटिकुलम या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क जो साइटोप्लाज्म में पड़ा है उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हैंस ER को फिर डिवाइड किया गया है इंट्रासेलुलर स्पेस में दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट है। पहली ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो इनसाइड ER के अंदर वाला है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट। तो ER को दो कंपार्टमेंट में बांट दिया, ल्यूमिनल अंदर वाला और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब बाहर वाला। तो वही ल्यूमिनल इनसाइड ER और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट। द ER ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। अब ER भी दो टाइप के हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला है मतलब वह राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो क्या काम है उसका? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने वाला है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे लिपिड्स वगैरह इन सब में हेल्प करता है सिंथेसिस में। तो वही आगे कि द ER के पास इंटरसेलुलर स्पेस दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट हो गए, ल्यूमिनल इनसाइड ER, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। अब ER ने क्या दिखा है? राइबोसोम अटैच भी दिखा है उसके आउटर सरफेस पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे क्या मिल जाता है? राइबोसोम्स मिल जाते हैं सरफेस पे, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अगर राइबोसोम नहीं है तो वो क्या दिखता है? स्मूथ दिखता है, और उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER इज फ्रिक्वेंटली RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है उन सेल में जो एक्टिवली इन्वॉल्व हो प्रोटीन सिंथेसिस में। वही बताया कि राइबोसोम में मतलब क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो RER ज़्यादातर वहीं मिलता है जो सेल एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। वो कैसे हैं? एक्सटेंसिव हैं और कंटिन्यूस हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ। मतलब जो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ एकदम कंटिन्यूशन में प्रेजेंट होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। They are extensive and continue with the outer membrane of the nucleus. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस के लिए। एनिमल सेल में लिपिड लाइक जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है कौन सिंथेसाइज करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सिंथेसाइज होते हैं जो भी हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। ये देखो ऊपर दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। जहाँ राइबोसोम आ गए वो क्या बन गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाएगा। और ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियोपोर न्यूक्लियस। और जहाँ नहीं है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिल्कुल न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं। और इसका रीज़न अब आगे पढ़ेंगे हम कि क्यों होते हैं बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ।
नाउ मूविंग टूवर्ड्स गोल्जी अपरेटस। अब जो कैमिलियो गोल्गी थे उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया इसको, और कैसे ऑब्जर्व किया था उन्होंने, इसको पूरा स्टेन किया था, डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास उन्हें एक स्ट्रक्चर मिला जिसको पूरा स्टेन करा, उन्होंने देखा, फिर उसका नाम रख दिया उन्होंने गोल्गी बॉडी। उन्हीं के नाम के अगेंस्ट ये नाम रखा गया। दे वर लेटर नेम गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सेक्स और सिस्टर्नी ऑफ द 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। क्या क्या देखने मिले उसमें, फ्लैट शेप, डिस्क शेप और ऐसे सिस्टर्नी टाइप्स मिली जिसका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक का था। दीज आर स्टेक पैरेलल टू ईच अदर, और कैसे अरेंज है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हैं ये। These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. बहुत सारी cisternae present होती हैं Golgi complex में. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cysts or the forming phase. जैसे अभी हम देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ अरेंज था, वैसे ही ये जो है गोल्जी सिस्टर्नी वो कंसेंट्री अरेंज है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास, और वो भी कैसे, डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस, कॉन्वेक्स को सिस और द फॉर्मिंग साइड भी कहते हैं, तो इस साइड के वो एकदम पास में होती है। कौन सी साइड, कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग साइड, फॉर्मिंग फेस बोल दो। एंड द कॉन्केव जो होती है ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस होता है। अब जो सिस और ट्रांस फेस है ऑर्गेनिकली वो एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती हैं। नाउ जो गोल्जी अपरेटस है वो दो प्रिंसिपली, एक जो मेन फंक्शन है उसका क्या है कि पैकेजिंग कराना। तो द गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। क्या काम है उसका, बेसिकली पैकेजिंग कराना मटेरियल की, फिर उनको डिलीवर कराना या तो इंट्रासेलुलर स्टेज पे, टारगेट पे, या फिर सेल के बाहर। इनका काम ये है, सबसे पहला पैकेजिंग कराना, फिर उस चीज़ को ट्रांसफ़र कराना कि अंदर के बाहर। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूजेज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। अब जितने भी मटेरियल पैक होते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में ER से, तो मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स किसके फॉर्म में हो रहा है, वेसिकल्स के। कहाँ से आ रहा है, ER फ्यूज़ करता है। अब जो ER था हमारा ये ऐसे था, ER फ्यूज़ किसके साथ करेगा, जो जो सिस फेस होगी गोल्जी की या फिर ट्रांसफॉर्मिंग फेज जो होगी, तो उसके साथ फ्यूज़ करेगा और टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और फिर आएगा मैच्योरिंग फेज की तरफ। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्जी अपरेटस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यही बताते हैं कि क्यों गोल्जी अपरेटस एकदम क्लोज एसोसिएशन में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मतलब जैसे ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म, वहीं पे गोल्जी अपरेटस स्टार्ट। क्यों स्टार्ट है, क्योंकि जो भी ER से मटेरियल आता है वेसिकल्स के फॉर्म में पैक होके आता है, वो ER से जो भी आएगा वो सिस फेस के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, तब जाके वो प्रोडक्ट हमारा बनेगा कम्प्लीटली। तो ER इसलिए एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं गोल्जी अपरेटस के साथ। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस। अब ज़्यादातर क्या है, बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन उनका मॉडिफिकेशन का होता है सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस। जो गोल्जी अपरेटस की सिस्टर्नी होती है वहाँ पर उनका मॉडिफिकेशन होता है बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। जब तक उनको उनके ट्रांसफेज से रिलीज़ करने से पहले वहाँ पे सब कुछ उनका होता है। जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कहाँ मॉडिफाई होंगे कि गोल्जी अपरेटस की जो सिस्टम नहीं है वो सारे वहाँ पे मॉडिफाई हो जाते हैं कि उसको हम ट्रांस फेज में रिलीज़ करने से पहले, मैच्योर फेज से रिलीज़ करने से पहले वो सारे एकदम मॉडिफाई हो जाए। गोल्जी अपरेटस इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको अपरेटस मतलब गोल्जी अपरेटस जो है एक इंपॉर्टेंट साइट है किस चीज़ के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने के लिए भी। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की। मेन फंक्शन तो उसका पैकेजिंग है, उसके अलावा क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है। नाउ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। जो गोल्जी अपरेटस की पैकेजिंग होती है वहाँ से बन जाते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी में पैकिंग चल रही है, वहीं से क्या बनते हैं, उसकी पैकेजिंग फॉर्म से लाइजोसोम्स। अब जो आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बेसिकली इनका कहने का मतलब है जो लाइजोसोम्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन से, मेनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेज में लाइपेज, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलते हैं। और ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। और ये सब कब एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे ये सारे एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। क्या काम है, क्या कर सकते हैं ये, डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को।
नाउ वैक्यूल्स, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। वैक्यूल क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में मिलने वाला है। इसके पास क्या है? वाटर सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और जितना भी मटेरियल यूजफुल नहीं है सेल के लिए वो सब यहाँ पड़ा रहता है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल, ये वैक्यूल है, वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है टोनोप्लास्ट क्या होती है? किसकी मेम्ब्रेन है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब जो वैक्यूल है वो सेल की एट मतलब 90% वॉल्यूम वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखता है। अगर ये सेल है तो इसका 90% जो पोर्शन है वो किसका है? उसे वैक्यूल ने कवर करके रखा है। The vacuole can occupy 90% of the volume of the cell. In plant, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuole. अब जो प्लांट होते हैं वहाँ पे टोनोप्लास्ट कई बार क्या कहती है? फैसिलिटेट करा देती है नंबर ऑफ आइंस का ट्रांसपोर्ट, दूसरे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। हैंड देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हाई इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन जो भी चीज़ है उसकी हाई होती है वैक्यूल में और कम होती है साइटोप्लाज्म में। अब अगर हम अमीबा की बात करें, इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वो इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बहुत सारे सेल्स में जैसे कि प्रोटिस्ट है वहाँ पे फूड वैक्यूल बनती है एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो ये सब बता रखे कि वैक्यूल का क्या काम है, मतलब जो भी चीज़ें पड़ी रहेगी वो उसमें पड़ी रहेगी, खाली जो काम नहीं आ रही है अभी सेल के लिए। ऑलमोस्ट सेल का 90% वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई करके रखती है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन इन सब के लिए हेल्पफुल है। वहीं दूसरे सेल जैसे कि प्रोटिस्ट की बात करें तो वहाँ फूड वैक्यूल मिलते हैं जो क्या करते हैं? खाने को एनगल्फ करके निगल के बनाते हैं, फूड वैक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारा पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। इसको पूरा रीड आउट कर लेना, समझ नहीं आए तो कोई भी लाइन पॉइंट तो कमेंट में मेंशन कर देना। होपफुली फिर मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।